हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्योंकि जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो किए थे पार्ट 1 to 5, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस देखी थी तो आप लोग ये जितने भी एमसीक्यूज है, ठीक है, सॉल्व आउट इजिली कर पाएंगे। सो नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सीयूईटी इकोनॉमिक्स अगर आप पीजीटी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो ओवरऑल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज। तो 25 एमसीक्यूज में से आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। इसमें आपका पता लगेगा कि 25 एमसीक्यूज में से आप कितने एमसीक्यूज करेक्ट कर पाते हो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन वन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। और जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो कमेंट करिएगा, क्योंकि लाइव चैट ऑन रहेगा। ठीक है, चलिए। सो मॉक टेस्ट अगर आप यूजीसी नेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और पीजीटी के लिए अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं तो वो भी कर सकते हो। और साथ ही जो हम लोग अभी सीयूईटी, ठीक है, सीयूईटी के लिए भी मॉक टेस्ट अभी लाने वाले हैं सीयूईटी के लिए। सो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और सीयूईटी का जो बैच है वो बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज सितंबर अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर में मिड में सेशन में यूजीसी नेट और सीयूईटी का एक साथ बैच स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो मॉक टेस्ट अभी आप चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में मॉक टेस्ट है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, बीओपी से। कोशिश हम लोग करेंगे कि ये जो जितना भी पैटर्न है तीनों को कवर करे। एक तो सीयूईटी को कवर करे, और दूसरा यूजीसी नेट को कवर करे, और तीसरा आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स जो है एग्जाम उसको कवर करे। ठीक है, हालांकि जितने भी क्वेश्चंस आपके इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, वो या तो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर नेक्स्ट ईयर में आ सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहाँ पे दो टॉपिक कवर करने वाले हैं हम लोग, एक बीओपी और एक फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, दो टॉपिक वाइडली कवर करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेस द डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। भुगतान संतुलन लेखांकन की डैश प्रणाली का उपयोग करता है। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो बीओपी अपने आंसर जो है वो माइंड में स्टक कर गया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। राइट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। सो इट मीन्स डबल एंट्री। ठीक है, जो डबल एंट्री है वो हम लोग बोलते हैं बीओपी को, क्योंकि इसमें दो अकाउंट होते हैं, दो एंट्रीज होती हैं, एक होती है क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड। ठीक, तो जो अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि क्रेडिट डेबिट वहां पे आम है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो क्रेडिट जो है वो हमारे रिसिप्ट होते हैं, जितने भी हमारे रिसिप्ट है, तो जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो प्लस साइड आएंगी, दैट इज क्रेडिट साइड। और जो भी हमें देनी है, मतलब ऐसी एंट्रीज या फिर ऐसी सिस्टम जो हमें पे करना है, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन है, जैसे हमने पेमेंट बोरोइंग कोई लिया है, तो वो हमारा जो बोरोइंग है हमारा, उसका हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन करना है। ठीक है, तो वो आएगा डेबिट में, रीपेमेंट ऑफ लोन। या फिर हमें जो वापस करना है, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट बेसिकली आता है, ठीक है, डेबिट में। तो डेबिट क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, तो ये है डबल एंट्री जो बीओपी है। तो डबल एंट्री जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट्स आर। तो बीओपी से आप लोग समझ रहे होंगे, दैट मीन्स भुगतान संतुलन। ठीक है, दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं मेनली, वो। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। तो दो अकाउंट है, वन इज करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बहुत ए एंड बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट के बेसिकली वैसे तीन अकाउंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, और लास्ट में है आपका ओवरऑल अकाउंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व सेटलमेंट, या फिर एरर एंड एमिशन। तो हमने अपने वीडियोस में है ना डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द बीओपी अकाउंट्स रिकॉर्ड्स द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द। सो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जो इनफ्लोज है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो हम लोग किस अकाउंट में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इनफ्लो हो रहा है, तो अभी आपको सिखाया है, ये क्या है, डबल एंट्री है। डबल एंट्री, वन इज पॉजिटिव साइड मतलब क्रेडिट, और वन इज नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड कौन सा है, डेबिट। ठीक, तो आंसर आपके माइंड में स्टक कर गया होगा। राइट आंसर क्या निकलेगा, करेक्ट। ठीक है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, इनफ्लो मीन्स क्रेडिट हुआ है, पॉजिटिव है।
ठीक है, तो पॉजिटिव है सो इट इज क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन। सो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये किन दो चीजों से बनता है। हालांकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका करंट अकाउंट का पार्ट है या फिर कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा पढ़ेंगे इजीली, फिर एक बार कमेंट करेंगे कि ये करंट अकाउंट का पार्ट है या फिर कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, करेक्ट। तो ये तो आपको पता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इट इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट में दो चीज कौन सी आती है मेनली, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मतलब व्यापार संतुलन का मतलब माल, मतलब जो वस्तुओं का निर्यात और आयात के बीच का अंतर है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बल्कि जो बीओपी है, बीओपी इज अ वाइड कॉन्सेप्ट जिसमें करंट अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है। चलिए, और बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, व्यापार संतुलन, ये एक पार्ट है किसका, करेंट अकाउंट का। ठीक है, मतलब चालू खाते का। चलिए, आई थिंक आपकी ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। सो जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है दैट इज वो करेक्ट है। ठीक है, दैट इज थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चलते हैं। गिफ्ट और ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री गेट रिकॉर्ड अंडर डैश ऑफ द डैश अकाउंट। सो ये क्या कह रहे हैं, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अब आपको पता होगा जो गिफ्ट्स होते हैं या ग्रांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट। ठीक है, यूनिलेटरल पेमेंट वो होती है जो एक तरफा होती है। ठीक है, जिनके बदले कोई पेमेंट बैक नहीं किया जाता। आपको किसी ने गिफ्ट दिया, अब आपकी मर्जी है कि उसको गिफ्ट बैक करो या ना करो। आपकी किसी ने मदद की, ठीक है, फॉरेन एड या ग्रांट्स वगैरह दिया, तो ये यूनिलेटरल है। ठीक है, बायलेटरल नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको पे बैक करना ही है। ठीक, तो ये कौन से अकाउंट में आएंगी, सो आउटसाइड द कंट्री रिकॉर्डेड अंडर, सो कौन से साइड में जाएंगी, क्रेडिट या डेबिट, और किस अकाउंट में जाएंगी। ठीक, तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर वीडियो फास्ट चल रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आंसर दीजिए। ठीक, चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो आपको ये जो पता है कि गिफ्ट और ग्रांट्स जो है हमारी रिसिप्ट है। ठीक है, तो रिसिप्ट हमारी किस साइड आती है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आंसर 1 एंड 4 हो सकता है। दूसरी चीज, जो गिफ्ट्स ग्रांट्स हैं वो आपके करंट अकाउंट में आती है या कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है, गिफ्ट ग्रांट जो भी है हमारी, फॉरेन एड, यूनिलेटरल ट्रांसफर या फिर रेमिटेंसेस, ये सब आती हैं हमारी करंट अकाउंट में। ठीक है, सो करंट अकाउंट। तो हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए दैट इज फोर्थ। ठीक, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया यहाँ पे तो एक बार वीडियोस जो हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं पार्ट, उसको डिस्कस कर लेना या फिर उसको देख लेना अच्छे से, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी इंक्लूड द ट्रांजेक्शन लाइक। सो करंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बिल्कुल करेक्ट है। मेनली तो यही आता है करंट अकाउंट में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर टू अब्रोड फ्रॉम अब्रोड, या फिर ट्रांसफर टू अब्रोड, जो हमने ट्रांसफर बाहर भेजे हैं या फिर बाहर से जो ट्रांसफर्स आए हैं। ठीक है, तो वो भी करेक्ट है। जितने भी ट्रांसफर्स आए हैं, ठीक है, कैपिटल को छोड़ के, वो सब ट्रांसफर किस में ऐड होंगे, आपके करंट अकाउंट में। ठीक है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फ्रॉम द अब्रॉड, इनकम जितना आपने बाहर सेंड किया या फिर बाहर जितनी भी इनकम कमाई वो सब किस में आएगा, करंट अकाउंट में। ठीक, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो ऑल ऑफ द अबव है बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसका भी आंसर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर 6 में से आपके 5 भी करेक्ट हुए तो आप लोग बिल्कुल अच्छा चल रहे हो, अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहे हो। चलिए, अगर 6 में से 6 है तो मान लो कि तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी इंक्लूड द ट्रांजेक्शंस लाइक। अब ये क्या पूछ रहा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, जो बीओपी का कैपिटल अकाउंट है उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं। और लास्ट वाला स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं। ठीक, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो जितने भी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, असेट्स हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, वो सब आती हैं आपकी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं।
ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, वो सब आ जाएंगे आपके किस में, कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व, ये आता है, करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड एंड फ्रॉम द अब्रॉड, ये भी करेक्ट है। एंड बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने बोरोइंग ली है या फिर बोरोइंग किसी को हमने दिया है, उधार हमने दिया है, वो सब किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ठीक है, जिसका भी आंसर 4 है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट कब होता है, घाटा, जब आपका एक्सपोर्ट कम हो जाता है इंपोर्ट से। ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। चलिए अब देखते हैं राइट आंसर क्या होना चाहिए। सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड लेस देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो पहले ही हमें आंसर मिल गया। बाकी को पढ़ लेना, लेकिन बाकी को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज मोर देन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेस देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज मोर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नहीं हो सकता। मेनली हम लोग ट्रेड डेफिसिट में क्या मानते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज लेस देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है जी, फर्स्ट वन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि इमीडिएट आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। चलिए अब समझते हैं एक एक करके। सो नंबर 1 ऑप्शन है, विदेशी मुद्रा के मूल्य ह्रास से निर्यात में गिरावट होगी, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी लीड्स टू फॉरेन एक्सपोर्ट। जैसे ही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, मतलब रुपीज का मूल्य कम होगा, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब रुपीज का वैल्यू कम होता है तो प्राइस भी कम हो जाता है और जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीड टू राइज इन इंपोर्ट, जैसे ही हमारी वैल्यू रुपीज की कम होगी, अब ये कह रहा है इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रुपीज की वैल्यू कम होगी तो अब लोग कम चीज परचेज कर पाएंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक है, तो इंपोर्ट अमाउंट भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू रुपीज की कम हो गई है, अब आप पहले से कम इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट, मतलब घरेलू मुद्रा की जब सराहना हुई, मतलब एप्रिशिएट हुआ, तो इससे निर्यात में वृद्धि होंगी। मतलब करेंसी हमारी एप्रिशिएट हुई और इससे एक्सपोर्ट बढ़े, तो एप्रिशिएट का मतलब करेंसी जो हमारी रुपीज है इसकी वैल्यू बढ़ी और एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अगर रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी तो रुपीज का प्राइस भी बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने पे एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब हमारे पास लास्ट क्या बचता है, डी। आंसर करेक्ट होने के चांसेस यही ज्यादा है। सो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी लीड टू राइज इन इंपोर्ट, तो जैसे ही हमारी करेंसी एप्रिशिएट करेगी तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी, तो अब हमारी रुपीज, अब हम ज्यादा सामान परचेज कर सकते हैं एज कंपेयर टू बिफोर, तो इंपोर्ट अमाउंट हमारा बढ़ेगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बार क्वेश्चन को अपना मैचअप कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई क्वारी आता है या फिर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पोस्ट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एक्टिविटीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर डैश ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसी भुगतान के संतुलन की गतिविधियां जो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा लेन देन, ठीक है, में एक्टिविटीज, मतलब ये ट्रांजेक्शन कौन सी है, जो स्वतंत्र है, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी या फिर फिजिकल अथॉरिटी उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, वो कौन सी होती है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस। ठीक है, और अगर यहाँ बात हो रही है कि इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस, ठीक है, कौन से हम लोग, अब आपने पढ़ा है लास्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या निकलना चाहिए, इन दोनों में से। ठीक, तो एक बार थोड़ा कमेंट करेंगे कि अबव द लाइन, जो अबव द लाइन ट्रांजेक्शन होती है उसको हमने क्या बोला था, अबव द लाइन क्या होती है, इम्बैलेंस होता है,
इम्बैलेंस के साथ साथ इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, ठीक है, इम्बैलेंसेस और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। मेन मेन पार्ट होता है यहाँ प्रॉफिट अर्न करना अबव द लाइन। तो अबव द लाइन जितनी भी आइटम्स होती हैं वो इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है, कोई चीज उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती, ठीक है। तो कौन सी आइटम्स है, ऑटोनोमस। और जो बिलो द लाइन है, अब इनको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इनको मॉडिफाई करती है या फिर उनमें इंटरफेयर करती है ताकि ये चीजें बैलेंस हो सके, ठीक है, बैलेंस लाने के लिए। तो बिलो द लाइन जितनी ट्रांजेक्शन है वो अकोमोडेटिंग है, और अबव द लाइन जो है इंडिपेंडेंस, वो है ऑटोनोमस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑटोनोमस, मतलब स्वायत्त, ठीक है, जो स्वायत्त है वो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, स्वायत्त लेन देन के घाटे या अधिशेष को कवर करने के लिए लेन देन को कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि जितने भी ऑटोनोमस आइटम्स हैं, ऑटोनोमस आइटम्स को हमने बैलेंस करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, बैलेंस करने के लिए बिलो द लाइन, ठीक है, जितना भी एक्सपोर्ट कम हुआ या फिर इंपोर्ट कम हुआ, जो भी इम्बैलेंस हुआ उसको कवर किसने कर लिया, आरबीआई ने, ठीक है। तो बिलो द लाइन जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो किस में आएंगी, दैट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स में, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, पार्ट 5 है ये, इसको देख लीजिएगा एक बार। तो पार्ट 5 में आपका सारे डाउट यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, एक बार पार्ट 5 देख लीजिएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रेफर्ड टू एज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब जो वस्तुओं का निर्यात और आयात के संतुलन को कहा जाता है, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक। राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर जो भी है आपके माइंड में स्टक कर गया होगा, करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट डेफिसिट, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्ट। तो जहां पे भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का खेल आएगा तो वो सारा खेल आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ठीक है, फोर्थ का। बल्कि करंट अकाउंट में तीन मेन चीजें आती हैं, एक तो आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और एक आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और उसके बाद आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। तो कहने की बात यह है, जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, ठीक। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 है, द कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन ओनली, मतलब पूंजी खाते में केवल दीर्घकालिक पूंजी लेन देन होते हैं। मतलब जो पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन ही होती है, बल्कि शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन नहीं होती, कह रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, चालू खाते में वे सभी लेन देन शामिल हैं जो राष्ट्रीय आय को बढ़ाते हैं या उसका उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरे में कह रहा है करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन है जो हमारे नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है। तो ये वाला बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है कि करंट अकाउंट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो चीजें हैं जो हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाती हैं, ठीक। बल्कि कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन ओनली, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फर्स्ट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कुछ ऐसी भी ट्रांजेक्शन होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे आपको पता है जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, एक है आपका एफडीआई और दूसरे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग शेयर एंड बॉन्ड्स परचेज करते हैं। तो शेयर एंड बॉन्ड्स हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए परचेज कर लेते हैं। तो ये वाला कहना इसका सही नहीं है कि पूंजी खाते में केवल दीर्घकालिक पूंजी लेन देन होते हैं। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है सिर्फ 2, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट द ट्रांसफर पेमेंट आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को। सो बीओपी अकाउंट में ट्रांसफर पेमेंट जो होती है, मतलब हस्तांतरण आय, तो ये हस्तांतरण आय वैसे ट्रांसफर जो होती है, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। सो किस खाते में हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है। हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस भी किया है, तो माइंड में इजीली स्ट्रक कर गया होगा राइट आंसर। ठीक, तो राइट आंसर क्या है, दैट इज करेंट अकाउंट, मतलब चालू खाता, ठीक है, जिसमें तीन अकाउंट, मतलब तीन चीजें इसमें मेनली आती हैं करेंट अकाउंट में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और दूसरी चीज आती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल्स बोलते हैं। और तीसरा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है, जो होती है एक तरफा ट्रांसफर, जिनके बदले हमें कुछ देना नहीं होता, जैसे गिफ्ट हैं, ग्रांट्स हैं, किसी की मदद कर दी, फॉरेन एड्स वगैरह, ठीक। तो उसमें आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। चलिए आई होप कि आपके समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिपेंड अपॉन। तो क्वेश्चन इजी है, क्या बोल रहा है कि विदेशी मुद्रा की जो हम मांग करते हैं वो किस पर निर्भर करती है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिसपे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिपेंड अपॉन, नंबर वन, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनल लोन्स, क्या हमें इंटरनेशनल लोन जो चुकाने हैं उसके लिए करेंसी चाहिए। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो ये करेक्ट है, ठीक है। हमें जो लोन लिया है उसकी रीपेमेंट करनी है, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमें फॉरेन में इन्वेस्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके, तो वहां की करेंसी चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट है। हालांकि हम अपनी करेंसी में भी कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करके, क्योंकि हमारी जो रुपीस है अभी बहुत फुल कन्वर्टेबल है, करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। चलिए नेक्स्ट है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब कह रहे हैं एफडीआई इन फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो ये तो हमारी सप्लाई होगी ना, तो मतलब जो मेन सप्लाई है फॉरेन, जो आपका फॉरेन करेंसी का, वो है आपका एफडीआई, ठीक है, तो ये सप्लाई के अंदर आ गया, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो डिमांड में क्यों हम डिमांड कर रहे हैं, दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो हमें दो रीपेमेंट ऑफ लोन करना है, दूसरी चीज हमें फॉरेन में इन्वेस्ट करना है, तो ए और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवैल्यूएशन विच मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक रुपीज। कह रहा है अवमूल्यन, जिसका अर्थ है कि विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है, ठीक है, तो डोमेस्टिक रुपीज जो है हमारी वैल्यू वो कम हो गई है, एंड इट विल लीड टू, इससे क्या होने वाला है आगे, या फिर एक बार एक क्वेश्चन यही पूछते हैं फिर ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे ही रुपीज कम होगा तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा या फिर कम होगा, इसको थोड़ा कमेंट करिएगा, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। करेक्ट, ठीक है, तो जैसे रुपीज की वैल्यू कम होगी, डिवैल्यूएट होगी, तो डिवैल्यूएट कौन करता है, गवर्नमेंट जानबूझ के करती है, किस रेट के अंदर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम के अंदर, ठीक। तो बी ऑप्शन जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। फ्लेक्सिबल में क्या आता है, फ्लेक्सिबल में आता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक। तो अब क्या बनेगा इसका आंसर, जैसी डिवैल्यूएशन होगी कंट्री करेंसी, तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। रुपीज की वैल्यू कम होगी तो प्राइस भी कम होगा, प्राइस कम होगा तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जिस चीज का प्राइस कम होगा उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी। चलिए तो फॉरेन कंट्री के लोग हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ठीक है, निश्चित विनिमय दर की व्यवस्था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 है द मेजर टेकन टू इंप्रूव द नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड। अब क्वेश्चन क्या है कि भुगतान संतुलन में सुधार के लिए किए गए उपायों में शामिल है, तो हमारा बीओपी
डेफिसिट में चल रहा है, मतलब हमारा बीओपी नेगेटिव में चल रहा है, तो किस किस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके हम लोग अपनी बीओपी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा सा समय ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर तेज चल रहा है, आंसर आपका निकल आएगा। चलिए, तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर 1, एक्सचेंज कंट्रोल। अगर हम विनिमय नियंत्रण करें, अगर हम एक्सचेंज को कंट्रोल करें, अपने अपने फॉरेन करेंसी को, ठीक है, सप्लाई और डिमांड कंट्रोल में रखें, तो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल है। नेक्स्ट है करेंसी डिवैल्यूएशन। अगर हम करेंसी को डिवैल्यूएट करें, अपने रुपीज को डिवैल्यूएट करें, तो उससे क्या होगा? क्या उससे हमारी करेंसी या फिर उससे हमारा बीओपी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि डिवैल्यूएट गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। हालांकि 1948, 49, उसके बाद 1966, उसके बाद 1991, ठीक है, 3 टाइम गवर्नमेंट ने जानबूझ के वैल्यू कम करी है रुपीस की, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो, बढ़ सके। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सके, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब जिस चीज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज का प्रोडक्शन क्या करें घर में, मतलब आयात प्रतिस्थापन। जिस चीज का हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, अब वही चीज हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में बनाए। ठीक, आई थिंक आपकी समझ आ रही होगी चीज। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मैच द आइडेंटिटी द करेक्ट पेयर। अब आपने क्या करना है, 4 पेयर है, 1 2 3 4, जो करेक्ट पेयर है उसको मैच करना है। ठीक है, नंबर 1 है रिडक्शन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज डिवैल्यूएशन। क्या सरकार द्वारा घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी को अवमूल्यन बोलते हैं? या फिर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी थ्रू मार्केट फोर्सेस। अगर घरेलू मुद्रा में मार्केट रेट पे, ठीक है, बाजार की कीमतों पे, या फिर बाजार की जो मार्केट फोर्सेस है उससे हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, तो क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर उसकी वैल्यू कम हो हमारी रुपीस की, तो क्या उसको हम लोग एप्रिसिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। रुपीस की वैल्यू इंक्रीज कर दी है बाय गवर्नमेंट, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू होगी तो एप्रिसिएशन बोलेंगे, डेप्रिसिएशन तो नहीं हो सकता, वैसे ही डाला हुआ है ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए। अगर रिडक्शन वैल्यू होगा तो वो एप्रिसिएशन नहीं हो सकता। तो ये भी बस जो ऑप्शन है उनको कंप्लीट करने के लिए डाला हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इनको पहले ही काट दीजिए। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू मार्केट फोर्सेस, तो रीवैल्यूएशन है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट कौन सा है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जानबूझ के रुपीस की वैल्यू कम करेगी तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, और जानबूझ के रुपीस की वैल्यू बढ़ाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। ठीक, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? दैट इज फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग एक आंसर कमेंट में करिएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू मार्केट फोर्सेस, तो कौन सी टर्म्स बनेगी? ठीक है, तो कौन सी टर्म्स बनेगी ये कमेंट करिएगा। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, क्या बनेगा ये कमेंट करिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। If rupee is getting depreciated fast and is considered undesirable by government, the RBI may be advised to। अब क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। अगर रुपये का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है, अगर हमारी रुपीज तेजी से रुपीज की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से हमारे रुपीज की वैल्यू कम हो रही है, और जो आजकल में वाकई हो रही है, $1 की अगर हम वैल्यू देखें तो 80 रुपीज अप्रोक्स पहुंच गई है, तो डेप्रिशिएट हो रही है। तो इस मामले में आरबीआई क्या करेगा? क्या डॉलर को सेल कर देगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? क्या डॉलर को परचेज करेगा? क्या ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगा? या फिर टैरिफ रेट को बढ़ा देगा, मतलब टैरिफ आयात जो रेट है उनको बढ़ा देगा। ठीक, तो क्या आंसर होना चाहिए?
तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आंसर तो आपका अपने आप निकल आएगा। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। वैसे देखिए, डॉलर तो परचेज करेगा नहीं, डॉलर परचेज करेगा तो उसका फायदा क्या है, ठीक। नेक्स्ट है, ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगा नहीं, मनी सप्लाई जैसे बढ़ेगा तो रुपीज की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, तो ये भी नहीं करेगा। रेज द टैरिफ ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे जैसे टैरिफ इंक्रीज कर देगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट कर जाएगी। तो जो बेस्ट वे है वो है आपका सेल डॉलर इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और जो अभी आरबीआई कर रहा है, आरबीआई ने क्या किया है, अपने स्टॉक में से 100 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है, विड्रॉन किया है। विड्रॉन क्यों किया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से, ताकि फॉरेन एक्सचेंज जो यूएस की सप्लाई है, यूएस की सप्लाई बढ़ सके, ठीक है, यूएस की जो डॉलर की सप्लाई है वो बढ़ सके, ठीक है। तो जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है एक टाइम के बाद उसकी जो डिमांड है वो अपने आप कम हो जाती है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो अपने आप कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या करेगी आरबीआई, सेल डॉलर्स इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और जो अभी करंट के सिचुएशन में आरबीआई यही कर रही है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, if in an effort to control depreciation of rupees the RBI put more dollar in the supply। अब ये क्या कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज को रोकना है, तो उसके लिए आरबीआई डॉलर्स की सप्लाई को बढ़ा रहा है। सो इट विल लीड टू ग्रेटर इन्फ्लेशन, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी आ सकता है, ठीक है, मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है। एंड कॉज्ड बाय, ये किसके द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई, आरबीआई क्या कर रहा है, पुट्स मोर डॉलर इन द मनी सप्लाई, डॉलर की जो सप्लाई है वो बढ़ा रहा है। इट विल लीड टू ग्रेटर इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि यहाँ पर मुद्रास्फीति आ जाए, ठीक है। अब इससे क्या होने वाला है, चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, ठीक है, मनी सप्लाई बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि जो आरबीआई मोर डॉलर की सप्लाई कर रहा है तो मनी सप्लाई तो बढ़ेगा ही। नेक्स्ट आपका रिडक्शन, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। अब अगर हमारी जो रुपीज डेप्रिशिएट हुआ है तो जाहिर सी बात है, अगर रुपीज की वैल्यू कम हुई है तो प्राइस भी कम हुआ है, तो एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डोमेस्टिकली जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स। अब रुपीज की वैल्यू है कम, अब पहले से हम लोग क्या करेंगे, कम इंपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारी रुपीज की वैल्यू कम रह गई है, ठीक है। तो ये भी इंपोर्ट की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो ये भी करेक्ट है। सो राइट आंसर जो है आपका ऑल ऑफ द अब, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इट रेफर टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझिएगा। अब ये क्या कर रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट ऐसा है जो डिटरमाइन किससे हो रहा है, मार्केट फोर्सेस से, मतलब डिमांड एंड सप्लाई से। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा और भी है। सो द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन ऑफ मॉनेटरी या फिर सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक उसमें क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब आरबीआई जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज ये हुआ, ठीक है। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। अगर डिमांड एंड सप्लाई होता ओनली तो ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता। लेकिन यहाँ पे आरबीआई का इंटरवेंशन भी है, तो कौन सा हुआ, करेक्ट, मैनेज्ड एक्सचेंज, दैट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट 2021 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे देखेंगे तो इस टाइप का ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें समझने वाली कंडीशन है। अब यहाँ पे इफ आर एस 150 आर रिक्वायर्ड टू बाई $3, मतलब $3 में कितने रुपीज, 150 रुपीज, ठीक है, मतलब 150 रुपीज से $3 हम लोग परचेज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 80 रुपीज फॉर 2 अर्लियर। अब पहले क्या हो रहा था, $2 में हम लोग कितने रुपीज, $2 को परचेज करने के लिए हम लोग
80 रुपीज खरीद रहे थे, मतलब खर्च कर रहे थे। मतलब $1 को लेने के लिए हम लोग 40 रुपीज खर्च कर रहे थे। और अभी जो है, अभी हम लोग $1 को परचेज करने के लिए कितना रुपीज खर्च कर रहे हैं? 50। मतलब $3 150, मतलब 50 रुपीज हो गया। तो पहले अगर हम बात करें तो 40 रुपीज, और अब कितने रुपीज स्पेंड कर रहे हैं? 50 रुपीज। तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई? मतलब कि हमें अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है या कम पैसा देना पड़ रहा है? ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, 50 रुपीज देना पड़ रहा है। पहले 40 रुपीज में ही काम चल रहा था, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई। ठीक है, सो डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएट, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। एंड बी ऑप्शन है, डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिशिएट, घरेलू मुद्रा की सराहना हुई, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, रॉन्ग है। तो रूपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिल विल इंक्रीज। अब ये क्या कह रहा है कि आयात बिल का रुपया मूल्य बढ़ेगा। मतलब कि जो इंपोर्ट कॉस्ट है या फिर इंपोर्ट प्राइस है, अब इंपोर्ट प्राइस हमें ज्यादा देना पड़ेगा। क्या ये करेक्ट है? इंपोर्ट प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारी रुपीज अब क्या हुआ, रुपीज की वैल्यू कम हो गई। तो अब हमें ज्यादा मनी देनी पड़ेगी सेम इंपोर्ट के लिए। ठीक है, आई होप कि आपकी ये कंडीशन समझ आ रही होगी। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी। तो डी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दोनों ए और सी। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 24। द फॉरवर्ड मार्केट इज स्पेशली वेल सुटेड टू ऑफर हेजिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो हेजिंग का क्या मतलब होता है? अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत टाइम से, तो आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे इसका आंसर। ठीक, तो हेजिंग का मतलब क्या होता है ये भी बता देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, फॉरेन फॉरेक्स रिस्क। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है उसको अगर प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हेजिंग। ठीक, तो राइट आंसर क्या निकलना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से? क्या हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए हेजिंग का मतलब? ठीक है, तो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन रिस्क एक्सपोजर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन रिस्क होता है उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर रेट जो है वो अभी से डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में चाहे जो मर्जी रेट हो, हम उसको अभी लॉक कर लेते हैं कि इसी प्राइस, जो आज का प्राइस है उसी प्राइस हम फ्यूचर में खरीद लेंगे। तो क्या होता है, जो रिस्क है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेजेस अगेंस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क एक्सेप्ट। अब इसमें से जितने भी स्टेटमेंट हैं, चार ऑप्शन है, वो सभी हेजेस है। ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन एक कंडीशन प्रोटेक्ट नहीं करती, वो कौन सी है? ठीक, तो क्या आंसर होगा चाहिए? तो अगर आपने दो चीजें अच्छे से की हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और स्पॉट एक्सचेंज रेट, तो आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे आंसर। चलिए, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो बैलेंसिंग मॉनेटरी असेट एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी असेट, मतलब असेट और लाइबिलिटी को बराबर करने की कोशिश कर रहे हो, तो मतलब रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी नहीं है। यूज अ स्पॉट मार्केट, मतलब आप अगर करंट प्राइस में कोई चीज खरीद रहे हो, तो फ्यूचर में आपका रिस्क होने का, मतलब रिस्क प्रोटेक्ट होने का या फिर रिस्क लेने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट है। बाकी फॉरेन करेंसी स्वैप्स, मतलब फॉरेन करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि सेम करेंसी को आज हम लोग सेल कर देंगे और फ्यूचर में इसी रेट पे हम बाई कर लेंगे, तो इसमें भी प्रोटेक्ट हो गया रिस्क। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ फंड कमिटमेंट बिटवीन कंट्रीज। तो फंड की जो कमिटमेंट है उसको हम लोग, मतलब इस रेट में हम लोग फ्यूचर में खरीदेंगे, ये हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो तब भी रिस्क प्रोटेक्ट है। ठीक, तो जो ये यूज स्पॉट मार्केट, इसमें यहाँ पे रिस्क हम लोग लॉक नहीं करते, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट जो मार्केट रेट है उस पर हमें खरीदना पड़ता है। तो इसलिए हाजिर बाजार का जो उपयोग है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए, तो आई होप कि 25 एमसीक्यूज में से आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज सही हुए होंगे। तो सेशन थोड़ा सा लंबा चल गया था, तो जिसकी वजह से हम लोग काफी कुछ समझ भी पाए हैं। आई थिंक आपके बहुत ज्यादा क्वारीज या फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके 25 में से चांसेस है कि 23 या 24 आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑनेस्टली आपके कितने आंसर सही हैं ये अगर कमेंट करेंगे तो और वही फायदा हो जाएगा कि अगर सुटेबल है या फिर आंसर दे सकते हैं। जितने भी आंसर्स हैं
ठीक है, मतलब 23 ठीक हुए या फिर 20 ठीक हुए तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए तब तक चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।